नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। हम आपके लिए एक बार फिर लेकर आए वो खबरें जिन्हें आपने चुना है। आप रोज अपनी मनपसंद खबर को एबीपी के ऐप पर चुनते हैं और आपकी राय के मुताबिक हम तैयार करते हैं ये खास शो। तो आज वो कौन सी खबरें जिनमें से चुना है इंडिया ने अपने पसंद की खबर, पहले वो आपको दिखाई देते हैं। आज खबरों में अहम था कि बंगाल का संग्राम किसका होगा नंदीग्राम। ऑप्शन बी के तौर पे था 100 दिन चले किसान कितने दूर, क्योंकि आज किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। तीसरा ऑप्शन था गैंग्स ऑफ फैंटमपुर, यानी अनुराग कश्यप और उनकी कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा। ऑप्शन 4 था, ऑप्शन डी था सावधानी हटी और कोरोना की दुर्घटना घटी, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। पांचवा ऑप्शन यूपी बिहार है, अपराध की बहार है, क्योंकि दोनों राज्यों में अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही, बढ़ रही हैं। ऑप्शन लास्ट यानी छठा ऑप्शन था और सुनामी की चेतावनी जिसकी आहट न्यूजीलैंड में सुनाई पड़ी है। अब हम आपको दिखाते हैं आपने किन किन खबरों को पसंद किया है। तो 100 दिन चले किसान कितने दूर वाली खबर को सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं, 31% लोगों ने देखना पसंद किया है। वहीं बंगाल का संग्राम किसका नंदीग्राम वाली खबर को 26% लोगों ने देखना चाहे और इतने ही फीसदी लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपराध की खबरों में दिलचस्पी दिखाई है। तो जैसा इंडिया चाहता है और जिस खबर से उसकी सबसे ज्यादा और गाढ़ी दिलचस्पी है, उससे इस खास न्यूज शो की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन, इस आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन 100 दिन में सरकार से किसानों की बात 2.5 कोस भी नहीं चल पाई है। 26 नवंबर से शुरू हुआ किसान आंदोलन न सिर्फ जारी है, बल्कि उसमें जान फूंकने की नई तैयारी भी शुरू हो गई है। महापंचायतें हो रही हैं, गर्मियों के लिए ट्रॉलियां तैयार की जा रही हैं। आइए दिखाते हैं किसान आंदोलन अभी 100 दिन के बाद कहां खड़ा है। किसान आंदोलन लंबा चलने वाला है, क्योंकि गर्मियों के मुताबिक नई ट्रैक्टर टोलियां तैयार की जा रही हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अब भी जमे हैं, धरना जारी है। हाल ही में गांव और जिला स्तर पर महापंचायतें हुई हैं, समर्थन बढ़ने की तैयारी की जा रही है। चौथा, किसान आंदोलन में अब राजनीतिक दल भी खुलकर शामिल हो चुके हैं। किसान विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में बीजेपी को हराने की अपील किसान कर रहे हैं। सबसे पहले किसान नेता 12 मार्च को कोलकाता में किसान सभा करने वाले हैं और सभी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ किसानों की चिट्ठी लेकर ये किसान नेता जाने वाले हैं। कुल मिलाकर किसान हर तरह से अपनी बात मनवाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 100 दिनों में किसान आंदोलन के पड़ाव क्या रहे, देखिए 100 सेकंड में। पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन। किसान मजदूर दुकानदार एकता जिंदाबाद। किसानों ने किया दिल्ली मार्च। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत, लेकिन नाकाम। ट्रैक्टर रैली से उठाई आवाज। दिल्ली में हुआ लाल किला कांड। ठंडा पड़ने लगा आंदोलन। सरकार के कदमों पर उठे सवाल। फिर से जुटाया जा रहा है समर्थन। किसान आंदोलन है जारी, आगे रण की तैयारी। भले ही खबरों और सुर्खियों में आंदोलन पीछे छूट गया हो, लेकिन 100 दिन से किसान और सरकारों के बीच कृषि कानूनों को लेकर जंग आज भी चल रही है।
कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। आखिर किसान और सरकारों के बीच टकराव कहां बना हुआ है, पहले आपको ये समझा देते हैं। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तो राजी है, लेकिन इन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। किसानों को डर है कि कृषि कानूनों से मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएंगी। सरकार का दावा है कि मंडी के साथ नया विकल्प भी किसानों को मिलने वाला है। किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए। सरकार कानूनी दर्जा देने को तो नहीं कह रही, पर भरोसा दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होने जा रही। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के बाद सरकार और किसानों की बातचीत बंद है। 100 दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। लोगों के अंदर बहुत भारी एक रोष है, एक समर्थन है जनता का। आप देख सकते हैं आंदोलन में धरनों पर लोग बहुत ट्रैलियां और ट्रैक्टर लेकर के, औरतें भी, महिलाएं सारी, बच्चे, बूढ़े, सब के सब यहाँ पर पूरे हरियाणा भर से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से लोग पहुंच रहे हैं और बहुत भारी एक समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है। झुकना पड़ेगा क्योंकि ये जो आंदोलन है ये पेट का है। ये जितनी भी संख्या है देश के अंदर, उसकी भूख का सवाल है, उसकी रोटी का सवाल है। ये आंदोलन व्यापार के लिए नहीं है, ये आंदोलन किसान के लिए है, जनता के लिए है, भूख के लिए है और लोगों की सुरक्षा के लिए है। किसान आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय चर्चा कई बार हो चुकी है। आंदोलन में विदेशी हस्तियों ने ट्वीट भी किया। टूल किट के जरिए आंदोलन को तेज करने की कोशिशों पर विवाद हुआ, जो मामला फिलहाल अदालत में है। इस बीच टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर किसान आंदोलन को जगह मिली है। मैगजीन ने दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर 20 महिलाओं के एक समूह की तस्वीर छापी है, जो किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंची थी। इस बहाने दुनिया भर में किसान आंदोलन की फिर से चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से किसान आंदोलन पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा व खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं। तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। #फार्मर्स प्रोटेस्ट 100 डेज। किसान कह रहे हैं कि उनका आंदोलन सही है, विपक्ष कह रहा है कि वह आंदोलन के साथ है। इन सब पर प्रधानमंत्री मोदी की आशंका है कि कहीं इसमें आंदोलनजीवी तो खेल नहीं खराब कर रहे। आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं। और किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद हम आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आज ममता ने ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम के संग्राम वाली खबर को 26% लोगों ने देखना चाहा है। ममता ने तो आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पेश कर दी, लेकिन बीजेपी की सूची अभी आनी बाकी है। इससे बहुत ज्यादा संभावना इस बात की दिखती है कि ममता दीदी के खिलाफ बीजेपी उनके ही पुराने लेफ्टिनेंट रहे शुभेंदु अधिकारी को लड़ा सकती है। आखिर क्यों बंगाल के चुनावों में नंदीग्राम का संग्राम सबसे अहम हो गया है? नंदीग्राम बंगाल चुनाव का एपिसेंटर बन गया है, क्योंकि 14 साल पहले यहां हुए किसान आंदोलन ने ही ममता के सिर पर बंगाल का ताज सजाया था। एक बार फिर नंदीग्राम ही तय करेगा बंगाल का ताज, क्योंकि खुद ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी के लिए बंगाल अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं जीतती हैं तो उनके जनाधार पर मुहर लगेगी, लेकिन हार जाती हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए नंदीग्राम परिवर्तन का संग्राम है, क्योंकि यह इलाका अभी तक का ममता का गढ़ माना जाता आया है, और यही नंदीग्राम तय करेगा कि ममता बनर्जी बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाएंगी या एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। इन सबके बीच सबकी नजर नंदीग्राम पर लग गई है, जहां ममता ने रणभेरी बजा दी है। फलक को जिद है कि वो बिजलियां यहीं गिराएंगे। हमें भी जिद है कि हम आशियां यहीं बनाएंगे। कुछ इसी भाव और अंदाज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि छोड़ो भवानीपुर,
अब की बार तो नंदीग्राम में ही संग्राम ठहर गया है। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে পার্লামেন্ট ইলেকশনে। আমি নন্দীগ্রাম থেকেই দাঁড়াবো। ममता की पार्टी का निशान है फूल पत्ती। उनकी सत्ता के चमन में फूल पत्ती बीते 10 साल से लहरा रहे हैं, लेकिन उनको नोच डालने का दम भरने वाले ये शख्स उसी ममता के ही पुराने और सबसे करीबी लेफ्टिनेंट रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी। 10 साल तक नंदीग्राम में जिस फूल पत्ती को शुभेंदु ने अपने सियासी खून पसीने से सींचा, अब उसकी जगह कमल के फूल को खिलाने चले हैं। 8 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। वैसे तो अभी बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है कि नंदीग्राम के संग्राम में वो अपने किस योद्धा को उतारेगी, लेकिन बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक के बाद ये इशारा मिल रहा है कि ममता के उस किले में सेंध अंदर से लगाने की तैयारी चल रही है, यानी ममता के खिलाफ शुभेंदु को लड़ाया जा सकता है। জয় জয় সিয়ারাম। नंदीग्राम से कौन उम्मीदवार हो रहा है आपका? नहीं, अभी तो शुभेंदु ने इच्छा जाहिर की है, पार्टी निर्णय करेगी उसके ऊपर। ममता बनर्जी के बारे में पहले कयास लगाया जा रहा था कि वो नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी लड़ेंगी, जहां से वो चुनाव जीतती आ रही हैं। लेकिन सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान करके ममता ने गृह मंत्री अमित शाह की उछाली हुई चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब लड़े एक बार, जो बोली है तो बोली तो है सबके सामने, तो लड़े बस। तो आप क्या चाहेंगे, दोनों सीटों पे लड़े कि एक पे ही लड़े? मैं तो चाहता हूं कि इतना विश्वास है तो 2 जगह से नहीं लड़ना चाहिए, मगर मैं उनको कंपेल नहीं कर सकता। आयु में भी मुझसे बड़ी है, अनुभव में भी बड़ी है, मगर जनता को ये दिखाना है कि मेरी पार्टी जीतने वाली है और मैं आज भी पॉपुलर हूं, तो एक ही सीट पर से लड़ना चाहिए और नंदीग्राम से लड़ना चाहिए, क्योंकि वो बोल गई है। हालांकि बीजेपी अभी रविवार को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का इंतजार कर रही है। उसके बाद ही तय होगा कि नंदीग्राम में ममता के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन ममता ने अभी राजनीति के उस नियम को फॉलो किया है कि हमला कर देना बचाव का सबसे अच्छा सिद्धांत है। कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। किसने सोचा होगा कि ममता बनर्जी के सबसे खासम खास रहे उनको हराने के लिए ताल ठोकने लगेंगे। लेकिन जिस नंदीग्राम ने ममता को बनाया, वही ममता के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले शुभेंदु आज सियासी दुश्मन नंबर 1 हो गए हैं। आखिर नंदीग्राम ममता के लिए आज चुनौती क्यों है, इसको जरा आपको समझाते हैं। नंदीग्राम के दरवाजे से ही बंगाल की सत्ता में एंट्री हो सकती है। लेफ्ट के खिलाफ नंदीग्राम में चले आंदोलन ने ही ममता के हाथ में बंगाल की बागडोर थमाई थी। नंदीग्राम में 15% मुस्लिम वोट है। ऐसे में खतरा वोटों के ध्रुवीकरण का भी है, जिससे ममता बचना चाहेंगी। नंदीग्राम में ममता का सबसे बड़ा आधार अधिकारी परिवार था, लेकिन आज शुभेंदु ही नहीं, उनके सांसद, पिता और विधायक भाई भी ममता के खिलाफ बागी हो गए हैं। और ममता के लिए नंदीग्राम इस कारण भी चुनौती है कि कहीं नंदीग्राम में हार गई तो इससे उनकी योद्धा वाली छवि भी टूट जाएगी। इन सब के बावजूद ममता को अपनी जीत का यकीन है, तभी तो भवानीपुर छोड़कर सिर्फ नंदीग्राम से ही लड़ने को तैयार हुई हैं। अब आप विस्तार से जानिए कि उनके उम्मीदवारों के सिलेक्शन के पीछे रणनीति क्या है। এবং তিনটি পাহাড়ের সিট কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিং, এটাতে আমরা কন্টেস্ট করছি না, কিন্তু আমাদের বন্ধুরা কন্টেস্ট করবে। এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা দিয়েছি 50 জন, আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। ममता ने अपने चुनावी योद्धाओं के नाम का ऐलान कर दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि टिकट बंटवारे के जरिए ममता ने कैसे अपने चुनावी समीकरणों को साधा है। जय श्री राम।
पिछले दिनों जिस तरह बीजेपी जय श्री राम को लेकर पश्चिम बंगाल में बेहद हमलावर अंदाज में राजनीति कर रही है, उससे ममता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे वो मुस्लिम वोटों को भी साधे रखें और चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान न होने दें। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है और टिकट दिया 14% को। ममता ये संकेत देना चाहती हैं कि उनकी धर्मनिरपेक्षता में किसी का तुष्टीकरण नहीं होता। दूसरी तरफ ममता ने अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों को लुभाने के लिए ठीक ठाक सीटें दी हैं। ममता ने इस श्रेणी में 96 सीटें दी हैं। जाहिर है कि जिस मतुआ समुदाय पर वोटों का गणित बिठाया जा रहा है, उनको लुभाने की भी कोशिश ममता ने की है। ऐसे में ममता को ये डर है कि कहीं युवा वोट बिदक न जाए। जिस तरह बीजेपी ने फिल्मी सितारों को शामिल किया है, उसके जवाब में ममता ने तमाम फिल्मी सितारों और एक क्रिकेटर को मैदान में उतार दिया। अभिनेत्री सायंतिका को टिकट मिला है, अभिनेत्री लवली मोइत्रा, अभिनेत्री जून मालिया, अभिनेत्री साइनी घोष, अभिनेत्री कौशानी मुखर्जी, अभिनेता सोहम चक्रवर्ती, फिल्म निर्देशक राज चक्रवर्ती, क्रिकेटर मनोज तिवारी, पूर्व फुटबॉलर विदेश बोस। इन सितारों के बल पर ममता न सिर्फ युवा पीढ़ी को साधना चाहती हैं, बल्कि ये भी संदेश देना चाहती हैं कि सितारों की बंग जंग में भी वो बीजेपी से पीछे नहीं हैं। खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे। आज हिंदी से होते खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ममता ने कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी काट दिया है। उनकी जगह पर नए चेहरों को उतारकर ममता ने जहां ये संदेश देने की कोशिश की कि परफॉर्मेंस पर समझौता नहीं होगा, वहीं 80 पार के लोगों को टिकट देने से इनकार कर दिया। हम हिंदी पट्टी के लोगों के लिए बंगाल का चुनाव इससे पहले कभी इतना दिलचस्प नहीं रहा जितना इस बार हो गया। और खासकर नंदीग्राम का तो इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि नंदीग्राम में एक तरफ खबर है कि ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी होगा, तो ये भी सामने समझ में आ रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस की जो अलायंस है आईएसएफ के साथ, आईएसएफ के जो नेता हैं अब्बास सिद्दीकी, वो तीसरे उम्मीदवार के तौर पर नंदीग्राम में खड़े हो सकते हैं। यानी ममता बनर्जी के लिए एक नहीं, दोहरी चुनौती नंदीग्राम में होने वाली है। अब बात करते हैं बीजेपी और टीएमसी दोनों ही 200-200 सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। फिर भी नजरें तो नंदीग्राम पर रहेंगी क्योंकि वहां पर ममता के खिलाफ कभी उनके बेहद खास रहे कद्दावर नेता शुभेंदु के लड़ने के आसार है, जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। अब हम आपको दिग्गजों की दिलचस्प भिड़ंत के बारे में बता देते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़े थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल को बड़े आराम से हरा दिया था। ऐसा ही एक और दिलचस्प मुकाबला 1999 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब बेल्लारी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चुनाव लड़ी थी। तब सोनिया ने सुषमा को हरा दिया था। 1999 के ही लोकसभा चुनाव में मधेपुरा से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव लड़े थे। तब बेहद आश्चर्यजनक तरीके से शरद यादव ने लालू को चुनाव हरा दिया था। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर ईस्ट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद चुनाव लड़े और उनके खिलाफ कभी उनके मंत्रिमंडल में सीनियर मंत्री रहे सरयू राय निर्दलीय लड़ गए। यहां भी बेहद आश्चर्यजनक तरीके से सरयू राय ने सिटिंग सीएम रघुवर दास को हरा दिया। इससे पहले 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में नई दिल्ली सीट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सीधे चुनावी मैदान में आए और यहां भी सिटिंग सीएम यानी शीला दीक्षित चुनाव हार गई। अब एक मुख्यमंत्री की दिलचस्प भिड़ंत नंदीग्राम में देखने को मिल सकती है। वैसे बंगाल के चुनावों में अगर टीएमसी का सारा दारोमदार ममता दीदी पर है तो बीजेपी भी प्रधानमंत्री मोदी की छवि के सहारे चुनावी मैदान में जमी है। We don't care. We dare only the people. We respect election commission, but our request would be that don't play the game with the BJP hand. Play the game with the people. 7 तारीख को जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में परिवर्तन रैली करेंगे, उसी वक्त उनके जवाब में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से 600 किलोमीटर दूर महंगाई रैली करेंगी। उससे पहले ममता ने आज चुनाव आयोग पर सीधा प्रहार किया कि वो बीजेपी की तरफ झुका दिख रहा है।
আমরা তো চাই ইম্পার্শিয়াল ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন 2018 এ যারা ছিল এখানে ইলেকশনের দায়িত্বে সেই লোকগুলোকেই বেছে বেছে নিয়ে আসা হয়েছে ফর হোয়াট রিজন why they are not changed if everything is changed why they are not changed why the same officers now why the same officers we know so many things against of them I don't have any personal aspersion against of anybody but my question would be to impartial election commission why the same officers why the same people इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी ने 20 रैलियों का इंतजाम किया है। बीजेपी के लिए स्थानीय नेताओं से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रैलियां करेंगे, लेकिन ममता के सामने अकेले ही पूरे राज्य में प्रचार की चुनौती है। আমি এখনো পর্যন্ত আমার প্রোগ্রাম ঠিক হয়নি আমার 135 টা র্যালি মিটিং ঠিক হয়ে গেছে ओ ममता देवी इस बीच सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 26 मार्च के बांग्लादेश दौरे पर लगी है। पीएम मोदी वहां गोपालगंज में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान का घर देखने जाएंगे। गोपालगंज ही मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली है, वहीं पर मतुआ तीर्थ स्थल भी है। सवाल है कि क्या पीएम वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में उन्होंने बनगांव सीट से प्रचार शुरू किया था और तब 100 साल की बोरो माँ से भी मिले थे, जिनके पोते शांतनु ठाकुर बीजेपी सांसद हैं। कि मतवार और नामशूद्र समाज 19 में जितना भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था उससे अधिक 20 में जुड़ा रहेगा। 2010 में बोरो माँ का ही आशीर्वाद लेकर ममता ने भी अगले विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू किया था। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दोनों की पहचान एक साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार राजनेता की है। यही दोनों नेता राज्य में अपनी अपनी पार्टियों के सबसे बड़े स्टार प्रचारक भी हैं। ऐसे में इनकी छवि और साख दोनों का इम्तिहान इस चुनाव में होना है। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग पर हमको लोगों की भी ढेरों प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। भूपेन खुबागड़े ने फेसबुक पर लिखा है कि दीदी फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, जीतेंगी तो दीदी ही। वहीं ब्रजेश मिश्र ने ट्वीट किया है कि नंदीग्राम में अगर हिंदू जागा तो होगा काम तमाम ममता बनर्जी का। और अब अगली खबर की ओर, जो मुंबई से ही है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली स्कॉर्पियो का रहस्य और गहरा गया है। जांच में एक शख्स मनसुख हिरेन का नाम सामने आया है, जिसने दावा किया था कि स्कॉर्पियो गाड़ी उसी की है, लेकिन आज उस शख्स की रहस्यमय हालात में मौत हो गई। इसे सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा देते हैं। 25 फरवरी को एंटीलिया के पास से स्कॉर्पियो मिली। गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें मिली थी। गाड़ी का चेसिस नंबर मिटा हुआ था। गाड़ी पर अंबानी के काफिले वाली गाड़ी की नंबर प्लेट लगी थी। अब तक गाड़ी पार्क करने वाला शख्स पकड़ में नहीं आया है। गाड़ी में एक खत मिला था जिसमें मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी। इसी के बाद सामने आया था मनसुख हिरेन का नाम। दावा था कि गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब मनसुख हिरेन का शव मुंबई के मिला है। दावा है कि मनसुख हिरेन ने खुदकुशी की है। आज मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि गाड़ी मनसुख हिरेन की थी नहीं। चश्मदीन ने एबीपी संवाददाता को बताया था कि मौके से एक रुमाल मिला है। हाथ पैर खुले थे लेकिन मुंह में रुमाल थे, यानी खुदकुशी के दावे पर सवाल उठते हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने जांच का काम एटीएस को सौंप दिया है, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी सीधी बातचीत उसके साथ दिखाई पड़ रही है, तो जब सीधी बातचीत दिखाई पड़ रही है तब ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं जानता नहीं था। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ, इतने कोइंसिडेंसेस कैसे हो रहे हैं? ये तो हिंदी फिल्म में भी इतने कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसलिए शक ये बिल्कुल हमारा पुख्ता होता जा रहा है जिस प्रकार से इस व्यक्ति की हत्या। तो महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार की। सुशासन बाबू यानी बिहार में अपराध उनके गले की हड्डी बनता जा रहा है। मैं बात नीतीश कुमार की कर रहा हूं। अगर ऐसा ना होता तो सत्ताधारी विधायक को यूपी के योगी मॉडल की तरह अपराधियों की कार पलटने और सीधे गोली मारने की वकालत ना करनी पड़ती। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कि कानून व्यवस्था सिर्फ बयानबाजी से नहीं सुधरती, उसके लिए ग्राउंड पर एक्शन चाहिए होता है। पूरे बिहार के अपराधियों को इसे मैसेज देने की जरूरत है कि अगर आप निडर होकर बिहार में अपराध करना चाहेंगे
सरकार को चुनौती देंगे, प्रशासन को चुनौती देंगे तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आपकी गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ हर जगह ब्रेकर हो गया है बिहार में। अगर जरूरत पड़ेगा तो क्रिमिनल को उड़ा दिया जाए, हम भी बोलते हैं। अपराधी को तब अपराधी को देखेंगे, अगर सामने आ जाएगा कोई क्राइम कर रहा है, यही तो हम देरी नहीं करते हैं, चढ़ के गोली चला देते हैं, यही हम देरी नहीं करते हैं। एक बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल और दूसरे जेडीयू के नरेंद्र कुमार नीरज। दोनों ही पार्टियां सत्ता में हैं, तो ऐसे में समझना जरूरी है कि इस तरह के बयान की जरूरत क्यों आन पड़ी। 4 मार्च बेगूसराय में लूट, 4 मार्च दरभंगा में अंधाधुंध फायरिंग, 1 की हत्या, 4 मार्च दरभंगा में बदमाशों की फायरिंग, 2 पुलिसकर्मी घायल, 4 मार्च छपरा में पुलिसकर्मियों पर खनन माफिया का हमला, 1 कर्मचारी की मौत। एक ही राज्य में एक ही दिन में हुई ये घटनाएं बता रही हैं कि कैसे अपराधी बेखौफ हैं। ऐसे में सवाल तो सुशासन बाबू से पूछे ही जाएंगे, लेकिन जवाब में आते हैं गाड़ी पलटने या गोली से उड़ाने के बयान। जिस गाड़ी पलटने की बात की जा रही है वो उत्तर प्रदेश का विकास दुबे एनकाउंटर केस है। पिछले साल जुलाई में पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को लाने वाली गाड़ी कानपुर के पास पलट गई। पुलिस का दावा है कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद वो एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बेहतर है? उत्तर प्रदेश में साल 2019 में कुल अपराध हुए 6,28,578। बिहार में 2019 में कुल अपराध हुए 2,69,109। उत्तर प्रदेश में मर्डर हुए 3,806, जबकि बिहार में मर्डर हुए 3,138। उत्तर प्रदेश में कुल अपहरण हुए 16,590, जबकि बिहार में अपहरण हुए 10,707। यानी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश अब भी बिहार से आगे है। लेकिन इसकी बड़ी वजह उसका आकार भी है। उत्तर प्रदेश में बिहार से लगभग दोगुनी आबादी रहती है, लेकिन फिर भी यूपी के आंकड़ों को अच्छा नहीं कहा जा सकता, और इसकी बड़ी वजह है पुलिस कर्मियों की कमी। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 47,099 पुलिस कर्मियों की कमी है। बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां कांस्टेबल की कमी 30% से ज्यादा है। बिहार में पुलिस अधिकारियों की कमी 30% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का हाल भी ऐसा ही है, यानी जब पुलिस अधिकारी ही पूरे नहीं होंगे तो अपराधियों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। ऐसे में गोली मारकर न्याय करने की मांग भी जोर पकड़ेगी। लेकिन जरूरत कानून के राज की है, न कि पुलिस राज की, जिसकी वकालत विधायक महोदय कर रहे हैं। कामयाबी के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। वैसे आज जो शब्द सुबह मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया वो भी यही है, यानी प्रयास। इस शब्द के लिए जो संदेश हमें मिले हैं उनमें 2 संदेश हम आपको दिखाते हैं। रवि पांडे जी लिखते हैं, कुछ तुम करो कुछ हम करें प्रयास, जीवन के सफर पर मानवता की जगाएं आस। हरिओम तिवारी जी ने लिखा है, एक नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने सतत प्रयास के कारण चट्टान को काटकर अपना रास्ता बनाती है। इसी प्रकार हमारे निरंतर प्रयास हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। सतत प्रयास और लगातार कोशिश का फल अवश्य मिलता है। हमारा भी प्रयास इस शो के जरिए आपकी खबर दिखाने का है, रोज बीते दिन से अच्छा करने का है। हमारा यह प्रयास आपको कितना पसंद आ रहा है ये आप हमें ज़रूर बताते रहिएगा। आपके मार्गदर्शन का, आपके सुझावों का हमको इंतज़ार रहता है। फिलहाल इंडिया चाहता है में मेरे साथ इतना ही।